दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर है मई मंथ का, उसको देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी आप पढ़ें तो क्या करें, एक पेज पे जितना भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स जैसे होता है उसको एक पेज पे आप लिख लें और बार बार उसको रिवाइज करें, और एक जहां आप कॉपी बनाए हो जहां पे उसका एक्सप्लेनेशन हो उसको देखें, और जब वो याद ना आए तब वहां पे जाए। इससे क्या होगा, आपके पास मात्र 6 से 7 पेज का पूरा बिहार करंट अफेयर रहेगा, तो लास्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी होगा। लाइक जैसे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, तो ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या लाभ है और ये अभी क्यों चर्चा में है। सेकेंड है जैसे एआई, तो एआई मिशन क्या है, बिहार सरकार के द्वारा एआई मिशन लाया गया है, वो क्या है। एआई के लिए एक साइलेंट सेंटर कहाँ खोला गया है। बिहार एआई समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तीसरा जो है वो होम स्टे योजना, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म योजना, आईएलओ सम्मेलन, उसमें बिहार की क्या भूमिका है। तो ये सारा को आप एक पेज पे लिख लें। इसी तरह से आपके 20 से 25 या 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना। तो आप इसमें जो टर्म है, एक है ग्रीनफील्ड, दूसरा है सैटेलाइट टाउनशिप। तो ग्रीनफील्ड का मतलब होता है, ग्रीनफील्ड जब भी आप पढ़ें इसका मतलब होता है नया, और आपका सैटेलाइट का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा शहर है, फॉर एग्जाम्पल पटना, और पटना के आसपास जो शहर का विकास किया जाएगा उसको सैटेलाइट टाउनशिप कहता है, सैटेलाइट टाउनशिप कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शहरीकरण को बढ़ावा देना। एक्चुअली आप देखते होंगे कि पटना पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो उस भार को कम करने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया गया है। तो इसके क्या लाभ होते हैं आपको पूछ देगा। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, दूसरा इसका क्या लाभ होगा, और चौथा कि बिहार में टोटल कितना ग्रीनफील्ड टाउनशिप बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा। तो टोटल जो है वो 12 जो है वो टाउनशिप का विकास किया जाएगा। जो लास्ट है वो रोहतास में किया जाएगा, बाकी जो 11 है वो पाटलिपुत्रा, उसके बाद है हरिहरनाथपुर जो सोनपुर में है, मगध हो गया गया में, मिथिला दरभंगा में, कोसी सहरसा में, पूर्णिया, आरा विक्रमशिला यानी भागलपुर में, उसके बाद आपका है सारण सीतापुरम यानी सीतामढ़ी। चलिए अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि शहरीकरण को बढ़ावा देना, स्पेशली नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा जो बेहतर आवास होता है और जीवन गुणवत्ता को बेहतर करना। तीसरा होता है रोजगार का सृजन करना। चौथा होता है निवेश को आकर्षित करना। पांचवा होता है जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना, जैसे सड़क हो गया, जल हो गया, सीवेज हो गया, एटसेट्रा। फिर पांचवा होता है कि मुख्य शहरों पर जो जनसंख्या है और यातायात है उसके दबाव को कम करना। और सातवां होता है हरित स्मार्ट और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना। तो आपको पूछ सकता है, ये ना पूछे कि कितना टाउनशिप का विकास किया गया, आपको पूछ दे बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का क्या उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो बिहार सैटेलाइट टाउनशिप है उसका सबसे पहला है नियोजित शहर को बढ़ावा देना, दूसरा है बेहतर शासन और जीवन गुणवत्ता को बेहतर करना, तीसरा है रोजगार का सृजन करना, चौथा है निवेश को आकर्षित करना, पांचवा है आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, छठा है हरित स्मार्ट सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना। इसके क्या लाभ हो सकते हैं, नियोजित शहर का विकास होगा, निवेश और उद्योग आएंगे, बेहतर शहरी अवसंरचना का विकास होगा, सतत और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध होगा, और जो हमारा क्षेत्रीय संतुलन है वो भी होगा, और जो दबाव होता है एक जगह वो दबाव भी कम हो सकता है। अब चलिए कि अब यहाँ पे देखिए कि बिहार में क्या लाभ हो सकता है, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। जहाँ एक जो ओवरऑल जहाँ जो लाभ होगा वही बिहार में भी होगा, यानी कि शहरी जो विस्तार है उसका संतुलित मॉडल होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, बुनियादी अवसंरचना होगा, बिहार में निवेश का हब के रूप में विकसित होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है एआई को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किन किन संस्था के साथ एमओयू किया गया है। तो सबसे पहला है सार्वम क्या है, एक्सोन वाइज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है गूगल क्लाउड इंडिया लिमिटेड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पूछ देगा कि बिहार सरकार
जो है एआई को मतलब बिहार सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, या ऐसे पूछ देगा कि सेब्रम के साथ जो है एआई को बढ़ावा देने के लिए बिहार किस विभाग के साथ एमओयू किया गया है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एमओयू किया गया है गूगल क्लाउड इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला है आपका जो एआई मिशन है उसका क्या उद्देश्य है। एआई मिशन 2025 बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि बिहार में एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनना। दूसरा है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि यानी विधायक, सांसद और जो क्षेत्रीय जो होते हैं पंचायत या शहर यानी स्थानीय स्वशासन, मतलब जो आपके ग्रामीण स्तर पे के पंचायत स्तर पे हो या शहरी स्तर पे जो जनप्रतिनिधि होंगे उनको एआई का प्रशिक्षण देना। अगला है आपका इसके लिए किसके साथ एमओयू किया गया है, तो सिंगापुर की एक कंपनी है ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क उसके साथ, और आईआईटी पटना, सीडैक और नाइलेट कैंप के साथ। तो ये आपको याद रखना है। अगला है होम स्टे योजना क्या है। होम स्टे योजना ये है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें है जैसे आपका छठ हो गया, तो छठ में क्या होगा कि जो बाहर के लोग आएंगे उनको घर पे रखने के लिए घर पे रखा जाए ताकि वो पूरे जो छठ या बिहार की जो पूरी कला संस्कृति होता है उससे वो अवगत हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है सीएम बिहार हेली टूरिज्म एयर टूरिज्म सेवा योजना। देखिए इसके नाम में ही पूरा है। इसको कब शुरू किया गया है, ये शुरू कब से होगा, 15 जुलाई 2026 से। इसका उद्देश्य भी पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसमें प्रावधान क्या किया गया है, जो रियायती दर होता है उस पर हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे पटना जॉय राइड, मतलब जॉय राइड की व्यवस्था की जाएगी। जॉय राइड मतलब हो गया कि आप पूरा पटना को एक हेलीकॉप्टर आप बुक कीजिए और पूरा पटना आपको घुमा दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि 2100 रुपया में आपको एक हेलीकॉप्टर आप बुक कर सकते हैं और वो जो हेलीकॉप्टर होगा वो पूरा पटना का भ्रमण आपको करा देगा। अगला है आईएलओ का आयोजन कहाँ किया गया। एक बात और याद रखिएगा, ये सारा पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। पर्यटन विभाग का जो आपका टैगलाइन क्या है, विशफुल बिहार, और ये आपका 67 बीपीएससी में पूछा था कि पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है, विशफुल बिहार। अगला है आईएलओ सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, जेनेवा में। कब हुआ था, 2 से 13 जून के बीच में हुआ था और इसमें बिहार के जो श्रम मंत्री हैं उनके द्वारा भागीदार की गई थी और बिहार में टोटल जो 16 श्रमिक कल्याण योजना है उसको वहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो आपको पूछ देगा कि आईएलओ का सम्मेलन कहाँ किया गया था, जेनेवा में। उसमें बिहार के टोटल कितने जो श्रमिक कल्याण योजना है उसको प्रस्तुत किया गया था, तो ये 16 है। अब थोड़ा सा आप जानते हैं जो सबसे पहले आईएलओ की स्थापना कब की गई थी, 1919 में। किस संधि के तहत किया गया था, वर्साई संधि के तहत। और भारत के पहले जो आईएलओ के सदस्य कौन बने थे, एमएन जोशी। तो ये भी याद रखिएगा, हिस्ट्री में आपको पूछ सकता है कि आईएलओ के पहले सदस्य कौन बने थे, एमएन जोशी। अगला जो हम लोग का है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें बिहार का पहला स्थान है। जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता है वो क्या होता है कि ऑनलाइन जो ओपीडी में जो आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं उसमें बिहार का पहला स्थान है। और जो आपका हेल्थ होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कैमा घटक है, तीसरा घटक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता है उसको किसने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये जो होता है नेशनल हेल्थ मिशन का एक पार्ट होता है और ये इसकी नोडल एजेंसी कौन है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसमें क्या किया जाता है, जब आप ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्री करवाएंगे ओपीडी के लिए तो आपको एक डिजिटल जो जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही 14 अंक का एक यूनिक आईडी दिया जाएगा जिसको बेसिक ABDM कहा जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मतलब उसको यूनिक आईडी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। समर्थ पोर्टल क्या है, एक ई-गवर्नेंस पोर्टल है। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं चाहे आप यूजी या पीजी दाखिला करने के लिए इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। अब जब कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे या
आप पीजी में या यूजी में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको बोला जाता है कि आपका जितना इन्फॉर्मेशन है सारा इस पोर्टल पे भरिए, उसके बाद जाके आपका क्या होगा, फॉर्म या आपका अप्लाई होगा। तो ये है समर्थ पोर्टल, ई गवर्नेंस पोर्टल, जो किस मंत्रालय का है, शिक्षा विभाग का। आप जानते ही होंगे बिहार में जो विभाग होता है, जो मंत्रालय होता है, उसको विभाग कहा जाता है। अगला है मिशन वात्सल्य पोर्टल। ये क्या है, ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। इसमें आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है। बिहार में जितने गुमशुदा बच्चे होंगे उनका यहाँ पे इनका रजिस्टर्ड करना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है, और जो मिल जाते हैं उनको भी। तो इसका क्या नाम है, मिशन वात्सल्य पोर्टल। जीविका दीदी हार्ट क्या है, मनरेगा और जो जीविका दीदी होती हैं उनके साथ मिलके एक हार्ट खोला जाएगा, और इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं या कृषि संबंधित जितने भी जीविका दीदी के द्वारा प्रोडक्ट उगाया जाता है वो सारे को यहाँ पे आके बेचा जाएगा। यानी एक तरह से कहिए बाजार है। बिहार, अब ये VVI में से एक है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा पॉलिसी। ये इसका कब से कब तक कार्यकाल है, इसमें आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है कि जो इसका उद्देश्य ये कब से कब तक है, 2025 से 30 के बीच में है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसका कार्यकाल कितने से कितने तक है, तो 2025 से 2030 तक है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार का सृजन करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सतत और समावेशी विकास। उसके बाद क्या है कि आपको इसमें और याद रखना है कि जो इसमें क्या प्रावधान है। तो जैसा हमने कहा कि सोलर प्लांट को बढ़ावा देना, स्पेशली जो आपका सोलर प्लांट होता है उसको आप 2 तरह से बढ़ावा देते हैं। एक होता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, दूसरा होता है रूफटॉप प्लांट। जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, जो नीचे मछली ऊपर बिजली, इस तरह से आप मेंस में भी लिख सकते हैं। और इसके तहत सबसे पहला जो फ्लोटिंग प्लांट बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, दरभंगा में, दूसरा सुपौल में। सबसे बड़ा जो अभी है फ्लोटिंग प्लांट कहाँ है आप लोग बताइएगा, हालांकि हम आगे बताएंगे। तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अगला है जनगणना 2027, उसमें स्वगणना किया गया है, जिसमें पूरे भारत में पहला स्थान बिहार का है, और बिहार में पहला स्थान किसका है, मधुबनी का है, और सेकेंड वैशाली का है। अगला है बेस्ट एनिमेशन अवार्ड, किस फिल्म को दिया गया है। एक्चुअली जो दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिलता है उसमें बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिला है द वाइल्ड कॉल। तो ये आपको पूछ सकता है BPSC में कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के आयोजन हुआ था, उसमें बिहार के किस फिल्म को बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है, तो द वाइल्ड कॉल है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राजगीर जू सफारी और पर्यटन वन एवं जलवायु विभाग के द्वारा किया गया है। और इसके निर्देशक कौन थे, नवीनद एवं फरीद अजहरुद्दीन सुलेमान। तो ये आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। बेस्ट दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एनिमेशन अवार्ड किसको मिला है, द वाइल्ड कॉल को मिला है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, राजगीर जू सफारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग। और इसके निर्देशन किसने किया है, नवीनद एवं फरीद अजहरुद्दीन सुलेमान। अगला है सीतामढ़ी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, सीता चिकित्सा महाविद्यालय। आप जानते होंगे सीतामढ़ी में ही, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में क्या बनाया जा रहा है, माँ सीता का मंदिर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है बिहार में खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो जो खनिज ब्लॉक का नीलामी किया गया है वो कुल कितने ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, कौन सा खनिज किस शहर में मिला है। ये जो ग्लूकोनाइट है वो गयाजी में, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर में मिला है, ग्लूकोनाइट और बॉक्साइट। मैग्नेटाइट जो है वो जम्मू में मिला है, आप जानते होंगे। ये आयरन का ओर होता है, आयरन का 2 ओर होता है, एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है। जो मैग्नेटाइट मिला है कहाँ मिला है, जमुई में। वैलेडियम युक्त मैग्नेटाइट कहाँ मिला है, जहानाबाद में। तो आपको बस ये मुख्य रूप से याद रखना है।
अगला है कि स्पोर्ट विलेज, इसमें दो चीज़ है, एक है स्पोर्ट विलेज और एक है जल खेल विकसित करना। तो स्पोर्ट विलेज जो है वो बिहार खेल पॉलिसी के तहत किया जाएगा। कुल कितने प्रमंडल में किया जाएगा? कुल 9 प्रमंडल है बिहार में, जिसमें 8 प्रमंडल में किया जाएगा। कौन कौन सा है? पटना है, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, गयाजी और मुंगेर में किया जाएगा। और जल खेल भी 8 जिलों में विकसित किया जाएगा। जल खेल का मतलब होता है कि वैसा खेल जो झील या तालाबों में जो खेला जाता है, वैसे झील को, जैसे ओढ़नी झील बांका में है, वहाँ पे भी जल खेल विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा है? फुलवरिया जलाशय नवादा में है। इसको आपको एकदम रट लेना है। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? फुलवरिया। कहाँ है ये? नवादा में है। जैसा हमने कहा कि पहला जो सोलर फ्लोटिंग प्लांट किया गया था दरभंगा के कदीराबाद में, दूसरा सुपौल में था, तीसरा कैमूर दुर्गावती डैम पे। जो सोलर फ्लोटिंग प्लांट होता है उसका क्या लाभ होता है, आपको यही पूछ दे तो पानी का बचत होता है। क्यों होता है? मान लीजिए नीचे, जैसा हमने कहा, ये नीचे मछली, ऊपर बिजली होता है, तो ऊपर अगर सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगा है तो यहाँ पे क्या वाष्पीकरण तेजी से होगा? नहीं होगा। जब वाष्पीकरण तेजी से नहीं होगा तो यहाँ जो जल है वो क्या रहेगा? जल जो है वो तालाब में ही रहेगा। तो इससे क्या लाभ होंगे? जो हमारा वाटर टेबल है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, तो ये लाभ होगा, यानी वाटर रिचार्ज होते रहेगा। तो आपको फिर मैं बता दूं, पहला है पानी का बचत होगा, दूसरा है सोलर पैनल की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी क्योंकि नीचे से इसको ठंडक मिलते रहेगा, और तीसरा है जो हमारा वाटर टेबल है वो रिचार्ज होते रहेगा, तो वाटर टेबल बहुत नीचे नहीं जाएगा। अगला है सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल क्या है? ई गवर्नेंस के लिए शुरू किया गया है और इसका नाम ही है क्या? सहयोग करना। किसको? आम जनता को। आम जनता को क्या सहयोग किया जाएगा कि उसकी जो समस्याएं हैं उसका त्वरित निपटान किया जा सके। सहयोग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें बोला गया, आपको पूछ देगा कि सहयोग शिविर कब से शुरू किया गया, तो पहला 19 मई से। और ये क्या है? ये है कि प्रत्येक माह के जो प्रथम और तृतीय मंगलवार होंगे पंचायत स्तर पे एक शिविर लगाया जाएगा और जनता की जो समस्याएं हैं उसका त्वरित निपटान किया जाएगा। NFDM क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? पटना में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना। अच्छा, ये जो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका गठन कब हुआ था? 2006 में। और एक ये स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य एक्चुअली जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। और इसके द्वारा जो आपका नेशनल राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है उसके द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? नेशनल फिशरीज नेशनल प्लेटफॉर्म। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेल्थ आईडी बनाने में बिहार अव्वल है, हम पहले भी बता चुके थे। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप देखें तो बिहार में जो है वो 48% मेल ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्री करता है, फीमेल में 52%, जबकि वहीं यूपी में 48% और झारखंड में मात्र 50% महिला जो है वो ऑनलाइन आवेदन करती है। किसके लिए? हेल्थ आईडी बनाने में। अगला है मेमर्स। यहाँ पे आप डेयरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सिकंदरापुर इंडस्ट्रियल एरिया में। ये किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? मेमर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड। इसका क्या लाभ होगा जानते ही हैं। इसका लाभ होगा कि रोजगार का सृजन मिलेगा और जो हमारा औद्योगिकीकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिहार का पहला निफ्टेम, ये VVI से एक है, ये बिहार का पहला है, लेकिन देश का क्या है? थर्ड है। इसका गठन स्थापना कहाँ किया जाएगा? वैशाली में किया जाएगा। निफ्टेम पहला कहाँ था? हरियाणा में। दूसरा कहाँ है? तमिलनाडु के कहाँ है? तंजावुर में। और अगर इसका निफ्टेम का निफ्टेम क्या होता है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था है। मतलब इसमें मुख्य रूप से किस चीज़ पे फोकस किया गया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। तो इसका उद्देश्य एक्चुअली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें स्किल का डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना,
तो इसका क्या लाभ होगा अगर इसको बिहार में स्थापित किया जाएगा? तो इसका लाभ होगा रोजगार का सृजन, युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की प्राप्ति होगी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो निफ्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, इसका स्थापना कहाँ किया जाएगा? किशनगंज के कहाँ? पोढ़िया अंचल में। अगला है कि बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना। बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना ये किसके लिए है? तो ये महिला के लिए है। और जो बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 है उसके अंतर्गत इस योजना को स्वीकृति दिया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो भी महिला इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगी उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोत्साहन राशि है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, यानी 2026 से 27। इसमें क्या है कि बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल संशोधन 2030 ये किस अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था? अभियान वैश्विक पहल थी EV 30 इसका मतलब क्या है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके यूज़ को कितना % तक बढ़ाना? 30% तक। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, आखिर हम इस चीज़ पे क्यों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या लाभ है? तो पहला, ये पर्यावरण अनुकूल होता है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल का बचत होगा। आप जान ही रहे हैं अभी जो हरमुज संधि वाला के कारण हम लोग का जो कच्चा तेल की आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हुई है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ई निबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य होता है? जो जमीन और संपत्ति है उसके रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह पेपरलेस बनाना। इसका क्या लाभ होगा? पहला तो भ्रष्टाचार कम होगा, दूसरा पारदर्शिता बढ़ेगी, तीसरा समय का बचत होगा, चौथा क्या होगा? जो 80 वर्ष से बुजुर्ग हैं, मतलब 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, वो ऑनलाइन ही निबंधन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन सेंट्रिक ये है। क्या नाम है? ई निबंधन। किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? भूमि एवं राजस्व विभाग। पुलिस दीदी योजना क्या है कि जो महिला होगी और जो छात्रा है उनके सुरक्षा को बढ़ाना और मुख्य उद्देश्य से कहिए तो सोशल पुलिसिंग है, यानी कि पुलिस और समाज के बीच जो भरोसा देख रहे होंगे अभी लगातार टूटते जा रहा है, तो उस भरोसा को बहाल करना। अगला है मलमास मेला। इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। मलमास से संबंधित कुछ मैं आपको एक मिथ बता देती हूँ। इसमें यह है, जो हमारा भारतीय पंचांग है उसके अनुसार अधिमास को ही मलेमास कहा जाता है। एक पौराणिक मानता है कि जब मलेमास का टाइम होता है उसमें तो देवी देवता होते हैं, उनका निवास राजगीर में होता है, इसलिए हर वर्ष मलेमास में यहाँ पे मेला लगता है। अगला है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये क्यों चर्चा में है? एक्चुअली यहाँ पे जलाशय का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गयाजी में कहाँ? डोभी में। और यहाँ से ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ से अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर गुजरेगा। तो लेकिन ये जो जलाशय का निर्माण किया जाएगा ये किस नदी के तट पर है? नीलांजना नदी के तट पर। और जो नीलांजना नदी है वो मानसूनी नदी है, और ये यहाँ जो नीलांजना नदी है उस पर एक सिंचाई प्रोजेक्ट है, उसका नाम भी नीलांजना सिंचाई प्रोजेक्ट ही कहा गया है। अगर आप देखेंगे नीलांजन नदी के बारे में तो कई बार बीपीएससी पूछता है। ये कहाँ से इसका स्रोत है? हजारीबाग पठार। एक्चुअली जो प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ते हैं उसमें छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार के 2 पार्ट होते हैं, एक रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार। तो ये जो हजारीबाग का पठार है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नीलांजना नदी। और ये फिर बिहार में आती है। इसको फल्गु नदी कहा जाता है। कब? जब 2 धारा होती है इसकी, नीलांजना और मोहना, दोनों जब मिल जाती है तो इसको फल्गु कहा जाता है। आप जानते हैं इसका जो है बहुत ज़्यादा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है ऐसा, जो भगवान बुद्ध थे उनको निर्माण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। औद्योगिक इकाई की स्थापना किया जाएगा। स्पेशली अगर देखिए तो चावल मिल और इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया जाएगा। जो चावल प्लांट किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? नालंदा में। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये कंपनी है मेयर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो इथेनॉल प्लांट है इसका स्थापना कैमूर के कुदरा में किया जाएगा। और जो ये इथेनॉल बनाया जाएगा वो किस पर आधारित होगा? तो चावल पर आधारित इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। और ये मेमर्स पटेल वेयर हाउसिंग है और ये इसका एनर्जी वाला
इसका अनुषांगिक इकाई है जिसका नाम है मेमर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कैमूर के कहाँ? कुदरा में। और साथ ही जो इथेनॉल होगा उसमें आसपास बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, उसका आपका 2 मेगावाट जो है क्षमता होगी। छठा वित्त आयोग ये VVI है। एक्चुअली इसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, तो आपको पूछ देगा इसके अध्यक्ष कौन थे? नवीन कुमार। और इसके जो सदस्य थे, ये छठा वित्त आयोग भारत का नहीं है, भारत का 16वां चल रहा है, ये बिहार का छठा वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष नवीन कुमार थे। इनके जो सदस्य थे नवीन चंद्र और प्रभात कुमार थे। ये समाप्त हो चुका है 2024-25 में। और 7वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया है जिसके अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं। अगर इसकी संवैधानिक प्रावधान देखिए तो आर्टिकल 243I में, तो ये भी कई बार पूछा है कि वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है और किस कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो ये आर्टिकल और इसके क्या कार्य है। आर्टिकल 243I के तहत किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है जो स्थानीय निकाय होती है, स्पेशली जो 243I है उसमें जो पंचायती राज होते हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। ये प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रांड बिहार पहल ये क्या है? निवेश की स्थिति और छवि को मजबूत करना। जो ब्रांड बिहार है, मतलब ब्रांड बिहार का मतलब ही हुआ कि ब्रांड बिहार का मतलब है कि बिहार के ब्रांड को बेहतर करना, और ये एक पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत, जो उद्यमशीलता है, विकासात्मक कार्य है, वो सबकी समीक्षा करना। और ये जो समीक्षा किया जाएगा उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्य सचिव। और जो अभी मुख्य सचिव है उनका क्या नाम है? प्रत्यय अमृत। तो याद रखना है। यहाँ पे आपके पुरातात्विक कुछ साक्ष्य मिले हैं, स्पेशली अंग्रेज काल के सिक्के और कुरान का हस्तलिपि प्रति मिला है जिसको आप हदीस कहते हैं। तो ये जो सिक्का मिला है वो जॉर्ज पंचम के काल का मिला है, क्योंकि उसी पे उसका हस्ताक्षर है। जो हदीस मिला है 200 वर्ष पुराना है। ये कहाँ मिला है आपको पूछ देगा, तो ये गोपालगंज में मिला है। इसको कहाँ अपलोड किया गया है? ज्ञान भारत पोर्टल पे। आप जानते ही हैं जो ज्ञान भारत पोर्टल है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा पांडुलिपि है या कोई भी जो सांस्कृतिक साक्ष्य है उसको यहाँ उसका डिजिटलाइजेशन करना, ताकि अभी के जो पीढ़ी को तो मिले ही, साथ ही जो अगली पीढ़ी को भी हम ट्रांसफ़र कर सकें, इसके लिए किया गया है। देश का पहला, ये भी VVI में से एक है। देश का पहला AI आधारित साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। और इसका नंबर क्या है? 1930। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। हरित जलवायु कोष, ये जलवायु मतलब बिहार वन एवं जलवायु विभाग के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य है जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे निपटा जाए। दूसरा जो पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसमें अंशदान कौन करेगा जब फंड है, तो एक तो है कि स्वैच्छिक अंशदान है, कोई भी कर सकता है, हम या आप। दूसरा है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत। तीसरा है जो खान रॉयल्टी होता है, खान का जो खनन होता है उसकी जो रॉयल्टी होता है उसका कुछ अंश इस कोष में रखा जाएगा। और चौथा है जो नए वाहन खरीदेंगे उस पर शेष लगाया जाएगा, और ये जो शेष होगा वो हरित जलवायु कोष के लिए में रखा जाएगा। अच्छा, ये जो हरित जलवायु कोष है, क्या इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं? तो नहीं, इसका यूज़ सिर्फ जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए होता है उसी कार्य में कर सकते हैं। लाइक आप पेड़ लगा सकते हैं, यानी हरित आवरण को बढ़ा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मतलब आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, और जो भी कोई पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पॉलिसी है उसमें ही सिर्फ व्यय किया जा सकता है। और इसके लिए जो योजना चलाया गया था जल जीवन हरियाली, वर्ष 2019 में चलाया गया था, आप जानते ही हैं। अगला है विश्व बंधु। एक्चुअली ये पद्म श्री जो मिला है अवार्ड 3 लोग को मिला है, जो आपको पता होना चाहिए। विश्व बंधु को मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है? लोक नर्तकी थी, लोक नृत्य के लिए। और आपको पूछ सकता है पीटी में कि आधुनिक नृत्य आंदोलन का प्रणेता किनको माना जाता है? तो विश्व बंधु को माना जाता है। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था सुरांगन। कब किया था? 1959 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है भरत सिंह भारती, इनको भी मिला है। कहाँ के थे ये? भोजपुर के। इनको लोक गायक के लिए मिला है, और ये गुरु और सांस्कृतिक विरासत संरक्षक के रूप में माने जाते हैं। तीसरा जो है डॉक्टर गोपाल श्री त्रिवेदी, ये कृषि वैज्ञानिक थे, और त्रिकेल स्केल का इन्होंने एक खोज किया था जो सामाजिक आर्थिक स्थिति का पैमाना की जांच करता है, इसके लिए इनको मिला है।
अगला है कुटीर ज्योति योजना। ये क्या है? बीपीएल परिवार में सोलर पैनल, जैसे वो है ना आपका प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, वैसे ही कुटीर ज्योति योजना है जो बीपीएल परिवार को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। और इसमें है कि 10 लाख जो सोलर पैनल है उसका गठन किया जाए। और इसमें बोला गया है कि कृषि के लिए जो अलग फीडर है जैसे पीएम कुसुम योजना, उससे भी इसको जोड़ा जाए, ताकि इसका क्या लाभ होगा? एक तो कृषि के क्षेत्र में इनको हरित ऊर्जा मिलेगा, और दूसरा ये लाभ होगा अगर किसान भी सोलर प्लेट लगाते हैं तो ये ऊर्जा के यूज करने वाले से ऊर्जा उत्पादक भी मिलेंगे, उनके आय भी बढ़ेगा। अगला है ज्ञान परंपरागत शोध सेंटर। ये की स्थापना कहाँ की जाएगी? पटना आईआईटी में। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे प्राचीन ज्ञान है जैसे वैदिक गणित हो गया, प्राचीन नगर नियोजन है जैसे हड़प्पा काल का क्या मॉडल था उस पर रिसर्च करना। तो याद रखिएगा कि ज्ञान परंपरा पर शोध सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना आईआईटी में। मेषा क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं ना सुधा ब्रांड है, वैसे ही मेषा ब्रांड बनाया जाएगा जो मांसाहारी खाद्य पदार्थों से बना होगा उसके लिए। अगला और लास्ट है कि बिहार एआई समिट 2026 जिस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, ऊर्जा विभाग के द्वारा, कहाँ किया गया था? पटना में। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एक्सीलरेटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसका थीम है एक्सीलरेटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरे वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिले। और अच्छा लगे तो ज़रूर से कमेंट में भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।